जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल के लिए 2024 के लिए कि जीके और जीएस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है जीसी बोस, ऑप्शन बी है एसएस भटनागर और ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी है वी.आर. राव। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है जीसी बोस, ऑप्शन बी है एसएस भटनागर, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी है वी.आर. राव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। ये बात करें हरित क्रांति के जनक, तो ये वर्ल्ड यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यह विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें यानी कि ये विश्व के हो गए, और वहीं पे भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये हैं एमएस स्वामीनाथन। तो ध्यान रखेंगे कि एमएस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में 2024 में एक पुरस्कार दिया गया है। आप लोग बताएंगे कि इन्हें कौन सा उच्च सम्मान दिया गया भारत सरकार के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट को याद रखेंगे। बात करें थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, यानी कि जो हमारे कृषि क्षेत्र में उपज कम हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। यानी कि योजना कहिए या एक क्रांति कहिए कि लाया गया था, जिसमें कि कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाए और उत्पादन कम बल श्रम में और कम खर्च में अधिक उत्पादन किया जा सके। तो कृषि में सुधार के लिए, उत्पादकता में सुधार के लिए हरित क्रांति लाया गया था। इसमें उत्तम बीज, रासायनिक उर्वरक और कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति में खास करके बीजों पे ध्यान दिया गया कि उत्तम बीज उपलब्ध कराए गए किसानों को। कृत्रिम यानी कि ट्यूबवेल से जैसे बोरिंग हो गया, नहरों का विकास किया गया। इस तरह से कृत्रिम जो भी सिंचाई की व्यवस्था है उसे विकसित किया गया। और रासायनिक उर्वरक का हरित क्रांति के माध्यम से ही उपयोग किया जाना शुरू हुआ। तो ये था हरित क्रांति। तो ये था पहला क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर पाया जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि सर्वोत्तम यानी कि उच्च क्वालिटी का, यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर पाया जाता है। ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है मरकाना में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो पूछ रहा है कि उत्तम क्वालिटी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन जोधपुर, ऑप्शन बी है मकराना और ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मकराना में क्या होता है कि उच्च क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। तो उच्च क्वालिटी का यानी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला टाइल्स या संगमरमर पाया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आप लोग अपने से भी नोट करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो पा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके का ये पार्ट है कि गिर यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है या कहाँ है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो ध्यान रखेंगे कि गिर नेशनल पार्क यह कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब कुछ हम लोग प्रमुख
और भी नेशनल पार्क देख लेते हैं यहीं पे, ताकि हम लोगों को ध्यान में हो जाए। एक बार क्या करिएगा, गिर नेशनल पार्क के बारे में गूगल करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड यानी कि बहुत ही रोचक नेशनल पार्क है। तो आप लोग एक बार इसे जरूर गूगल करके पढ़िएगा मेरे कहने से। मैं ऐसे बता दूंगा, अगर ऐसा कोई बात हो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा गिर नेशनल पार्क पे, लेकिन आप लोग एक बार जरूर अपने से रीड करिएगा। चलिए, कुछ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं राज्य, उनसे कुछ संबंधित प्रमुख क्या करते हैं कि प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं। ठीक, बात करें असम। असम असम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो असम में प्रमुख में एक काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। मध्य प्रदेश में बात करें यानी कि एमपी में कौन सा है? एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है। वहीं यूपी में बात करें तो यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। तो यूपी में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। वहीं पे बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड में है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ध्यान रखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क। इसी रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम है, यानी कि ओल्ड नेम इसका ध्यान रखेंगे, इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसी का पुराना नाम है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। हमारे देश का पहला नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली कब रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? यानी भारत में रेल यात्रा कब प्रारंभ की गई थी पहली बार? ऑप्शन ए है 1844, ऑप्शन बी है 1848 और ऑप्शन सी है 1851 और ऑप्शन सी है 1853। मैं ऑप्शन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 1844, ऑप्शन बी है 1848 और ऑप्शन सी है 1851 और ऑप्शन डी है 1853। तो ये था कि हमारे देश में पहली बार रेल यात्रा कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1844, ऑप्शन बी 1848 और ऑप्शन सी 1851 और ऑप्शन डी है 1853। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1853। 1853 में हमारे देश में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। कहां से कहां? भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1953 को, यानी कि पूरा डेट की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। और कहां से शुरू की गई थी? मुंबई से। उस समय इसका नाम बंबई था। बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे के बीच में यह प्रारंभ की गई थी। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि यह कहां से प्रारंभ की गई थी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई से प्रारंभ करके ठाणे तक यह ट्रेन जाती है 16 अप्रैल 1853 को। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। यह क्वेश्चन बार बार स्टेट एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बार बार पूछता रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो पूछ रहा है कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? आप लोग कमेंट में जरूर एक बार सोच लीजिए अपने दिमाग में और कमेंट में भी इसको लिखिएगा। मैं तो आंसर बता रहा हूं कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना कौन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। और अब आगे हम देख लेते हैं हरिजन सेवा संघ के बारे में कुछ जानकारियां। हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ या हरिजन सेवक संघ, ये दोनों ही सही है। कहीं कहीं किसी किताब में सेवा संघ दे दिया, कहीं पे सेवक संघ दे दिया है।
तो मैंने जिस क्वेश्चन को जहां से उठाया उसमें सेवक संघ दिया हुआ है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। यानी कि गांधी जी के द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक हमने बता ही दिया कि महात्मा गांधी जी हैं। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना क्यों किया गया था कि जो भी अछूत लोग हैं उनको उनका जो है कि निचले स्तर से ऊपर उनको उठाया जा सके, यानी कि उनका क्रमिक सामाजिक विकास किया जा सके, इसलिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसमें छुआछूत का अंत किया जा सके और लोगों के बीच में अछूत लोगों का या जो भी छोटे लोग हैं उनको उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, इसलिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के मिलता रहे और जो भी अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1923। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 को होता है। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को होती है। और दिन कौन सा होता है? यानी कि इसी दिन क्या होता है कि बैसाखी का दिन होता है। तो इस दिन क्या होता है कि बैसाखी का दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस दिन क्या होता है? बैसाखी का दिन होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो कहाँ पे है? तो यह अमृतसर पंजाब में है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो यह अमृतसर पंजाब में है। और यह घटना कहाँ पे होता है? अमृतसर पंजाब में यह घटना होता है। यहाँ पे लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच में क्या किया जाता है कि गोली चलवा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और बहुत से निहत्थे लोगों की जान चली जाती है। वही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कब होता है? डेट याद रखेंगे, डेट डायरेक्टली पूछ लेता है 13 अप्रैल 1919 को, और दिन भी पूछ लेता है किस दिन, तो बैसाखी का दिन होता है। और स्थान तो ऐसे याद ही हो गया होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निसंतता यानी कि निर्ममता या कि उनके प्रताड़ना का शिकार होते हैं? तो निसंतता मतलब प्रताड़ना होता है। तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निसंतता का शिकार हुए? ऑप्शन ए है पील आयोग, ऑप्शन बी है मिंटो मार्ले सुधार और ऑप्शन सी है साइमन कमीशन और ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट। तो लाला लाजपत राय किसके विरोध कर रहे थे? तो पुलिस के डंडे से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साइमन कमीशन। तो ऑप्शन सी सही होगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में पुलिस के द्वारा लाला लाजपत राय की लाठी से चोट लगने की वजह से क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है। इसी में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसी समय लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा इसी प्रदर्शन में दिया गया था। तो अब देख लेते हैं साइमन कमीशन के विरोध में 1900 यह कब विरोध किया जाता है? यह विरोध 1928 में होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रख लें किस ईयर में पूछता है। तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस के निसंतता का शिकार हुए थे लाला लाजपत राय और उनकी मृत्यु हो गई थी चोट लगने के वजह से। तो इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाला क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछ चुका है, लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये था ये क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पूछ रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर है। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है कि कौन थे। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है कार्नवालिस। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, वारेन हेस्टिंगस इनका पूरा नाम था। वारेन हेस्टिंगस इनका पूरा नाम था। तो वारेन हेस्टिंग इसके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद तुरंत पूछता है कि भारत गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय प्रथम, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप लोग इसे एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो अब इससे कुछ रिलेटेड जानकारियां देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया? तो 1774 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यह नियुक्त है, नियुक्ति, ठीक। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को 1774 में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया था कि गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? पद को बढ़ा के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने शुरू किया? तो क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। तो दीन ए इलाही, ये पहले ध्यान रखेंगे कि यह एक नया धर्म था। तो यही पूछ रहा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म को किसने शुरू किया था, यानी किस शासक ने या किस राजा ने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक प्रथम नया धर्म शुरू किया और इसके प्रथम अनुयायी थे बीरबल। यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम अनुयायी बीरबल। प्रथम अनुयायी कौन थे? इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे दीन ए इलाही नामक धर्म का। और इसका प्रधान पुरोहित उस समय कौन हुआ था? प्रधान पुरोहित यानी कि प्रथम पुरोहित का मतलब क्या होता है कि जो उसके प्रथम क्या उसको बोलते हैं, पूजा वूजा कराने वाला या चाहे धर्म को वर्णित करने वाला, यानी कि उसका जो भी लोगों के बीच में है उसका वर्णन करने वाला। तो प्रथम पुरोहित, इसके प्रथम पुरोहित कौन हुए थे? तो अबुल फजल इसके प्रथम पुरोहित थे। और यह कब शुरू हुआ था? तो 1528 ईस्वी में। यह 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9। और दीन ए इलाही नामक नए धर्म से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां था। और दीन ए इलाही नामक धर्म क्यों शुरू किया गया था अकबर के द्वारा? इसमें सभी धर्मों का क्या किया गया था कि समावेश किया गया था। सभी धर्मों का समावेश था, समावेश सभी धर्म का।
सभी धर्म से क्या किया गया था कि कुछ जो भी अच्छी बातें थी उसको दीन इलाही में रख दिया गया था। कुछ हिंदू धर्म से ले लिया गया था, कुछ मुसलमान धर्म से जैसे, और जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इसमें लेके क्या किया गया था कि एक नया धर्म दीन इलाही नामक धर्म बनाया गया था बीरबल अकबर के द्वारा। तो इसके प्रथम अनुयायी बीरबल होते हैं और इसके प्रथम पुरोहित अबुल फजल होते हैं, और यह 1528 में शुरू किया जाता है। हालांकि ये बाद में इसको कोई ज्यादा अपनाता नहीं है, कुछ ही लोग अपना पाते हैं, उसके बाद इस धर्म का समझिए कि समापन की ओर बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, या ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है एमजी रनाडे। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है एमजी रनाडे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और स्थापना ये कब करते हैं? तो यह स्थापना 1828 ईस्वी में होता है। स्थापना का ये वर्ष है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है। और यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, राजा राम मोहन राय जी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान है जो कि बहुत ही सराहनीय है। जैसे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा यानी कि इनके प्रयास से सती प्रथा का अंत होता है। सती प्रथा का अंत हो गया, तो इनकी प्रयास था बहुत ज्यादा ही सती प्रथा को समाप्त कराने में, राजा राम मोहन राय जी का। फिर पर्दा प्रथा हो गया। फिर इसमें बाल विवाह का विरोध, बाल विवाह, इन सबका क्या किए थे इन्होंने, बहुत ही जम के विरोध किया था। और ये मानते थे कि यह समाज का सबसे बड़ा कुरीति है, यानी कि समाज की सबसे बड़ी कमी है। सती प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, ये क्या है कि समाज को हमें नुकसान पहुंचाने वाले सब ये प्रथाएं थी, या जो भी कह लीजिए संस्कार थे। तो इसका इन्होंने बहुत ही जम के विरोध किया और इसे समाप्त कराने में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा है, राजा राम मोहन राय। तो इन्हें आधुनिक समाज का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक समाज का यानी कि भारत के आधुनिक समाज का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हम कहेंगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति करेगा? यानी कि पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालेगा। तो जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है हमारे देश में, तो कौन सा आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति हमारे देश का कार्यभार संभालेगा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्य करेगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 64, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 65, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 67। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी कि उपस्थित नहीं है, तो उस समय उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कार्य करेगा और उसके कार्यभार को संभालेगा। तो ये अनुच्छेद 65 में लिखा गया। और यह कितनों दिनों तक संभालेगा? तो 6 माह तक। ध्यान रखेंगे 6 माह तक। 6 माह के अंदर ही क्या होगा कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो तुरंत उस पर 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा या चुन लिया जाएगा और उसे राष्ट्रपति का शपथ दिला दिया जाएगा 6 माह के अंदर। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि इसी आर्टिकल में लिखा है 6 माह तक बस उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। या उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित ये क्या था, क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 65 को ध्यान रखेंगे।
मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों का जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल, इसको आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। जो भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसे आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, इसलिए कि एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। और उसके बाद थोड़ा सा राष्ट्रपति में क्या है, क्षमादान की, जो क्षमादान की शक्ति है और अध्यादेश की शक्ति, ये सब याद रख लीजिएगा। क्षमादान जैसे 72 हो गया, अध्यादेश 123 हो गया, तो इस चीज को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार इनसे पूछ लेता है। यह एक ही सभी एग्जामों का महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, ये साधारण बिल हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संसद की संयुक्त यानी कि ज्वाइंट बैठक हो गया। इस चीज को आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूछ रहा है कि कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है साधारण विधेयक, ऑप्शन सी है सुरक्षा संबंधित विधेयक, और ऑप्शन डी है आपात नियमों के अधीन आने वाला विधेयक, आने वाला या लाए जाने वाला विधेयक। तो एक बार ऑप्शन को फिर से सुनिए, क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से सुनिए, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है साधारण विधेयक, ऑप्शन सी है सुरक्षा संबंधित विधेयक, और ऑप्शन डी है आपात नियमों के अधीन लाने वाला विधेयक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक को सबसे पहले कहां, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि धन विधेयक को हमेशा राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही, यानी कि पूर्व अनुमति पे ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो सबसे पहले लोकसभा धन विधेयक को पास करने के लिए, यानी कि पेश करने के लिए लोकसभा में पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है। फिर कोई भी बिल है उसे डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर कि वह धन विधेयक है कि नहीं है। उसके बाद इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश करने के बाद अगर लोकसभा से पास होता है तो फिर उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और धन विधेयक को राज्यसभा क्या करता है, 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकता है। या तो उसे पास करना होगा, अगर यह 14 दिन में पास नहीं करता राज्यसभा तो स्वतः ही यह पास मान लिया जाएगा और पुनः यह राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धन विधेयक से संबंधित। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, धन विधेयक को सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। और किसके पूर्व अनुमति पे, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही आधार पे धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित और कुछ है, आर्टिकल 109 ए, आर्टिकल 109 यानी कि 109 ए, यानी कि अनुच्छेद 109 वन के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो धन विधेयक है इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पे ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, अन्यथा पेश नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति इसका अनुमोदन नहीं करता है राष्ट्रपति, तो यह धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुमोदन कर देता है तो यह लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और यह सारे प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, अनुच्छेद 109(1) में दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। ये भी कहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी है योजना आयोग। एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी।
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे 5 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का यानी कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब वित्त आयोग यहां पे लिख देते हैं वित्त आयोग। बात करें वित्त आयोग तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? सदस्य संख्या 5। इस 5 में एक क्या होते हैं? अध्यक्ष, और इसमें 4 अन्य सदस्य। इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग में सदस्य संख्या कितनी है? 5 है और एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। और इनकी नियुक्ति, इन सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की, अध्यक्ष हो या 4 अन्य सदस्य हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब वहीं पे बात करें वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में, तो सुन लीजिएगा, इसको या नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। मैं आराम से बोल देता हूं कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना तथा राज्यों के लिए सहायक अनुदान प्रदान करना, यानी कि जो राज्य और केंद्र और राज्य है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या है कि जो भी रेवेन्यू यानी कि टैक्स या जो भी धन क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसको केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करना क्या वित्त आयोग का काम है। और कुछ राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करना भी क्या काम है? वित्त आयोग का ही कार्य है। तो ये प्रमुख कार्य है वित्त आयोग का। तो संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना तथा राज्यों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना क्या काम है? वित्त आयोग का यह कार्य है, प्रमुख कार्य ये है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कई बार पीसीएस एग्जाम में या कोई सी ग्रेड की अगर नौकरी की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं तो उसमें ऐसा पूछ लेता है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, या डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि केंद्र और राज्यों में राजस्व का बंटवारा कौन सा आयोग करता है, तो वहां पे ऑप्शन होता है वित्त आयोग। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों में राजस्व का बंटवारा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग कहलाता है। यह इकोनॉमिक्स से सवाल है, यानी कि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है, ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कि जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग कहलाता है। योग यानी कि जोड़ कहलाता है। ऑप्शन ए है औसत लागत, ऑप्शन बी है सीमांत लागत, और ऑप्शन सी है कुल लागत, और ऑप्शन डी है निहित लागत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमांत लागत। जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी कि कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसमें 1 यूनिट का वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है। ये था इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ले लिए गए हैं ताकि अभी हमारे जीएस का पार्ट है, तो जरूरी है कि हम लोग इकोनॉमिक्स भी साथ में लेके चलते रहें। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग कहलाता है सीमांत लागत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जीडीपी मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है। जीडीपी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, एक बार आप लोग जीडीपी का फुल फॉर्म सोच के रखिए।
या नोट करिए, कमेंट में लिखिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। तो जीडीपी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, प्लस अनुदान, प्लस अनुदान इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि पूछ रहा है कि जीडीपी बराबर अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान तो होता ही है, लेकिन इसे और क्या कहा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में वो लिख देता हूं, ऑप्शन लिख भी देता हूं। एक होता है जीएनपी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एनएनपी, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्पादन लागत पर जीडीपी, उत्पादन लागत पर जीडीपी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीडीपी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जीडीपी अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन पर, उत्पादन लागत पर जीडीपी। यह जीडीपी है, ये पी है और ये डी है, डी फॉर डॉग वाला, जीडीपी। उत्पादन लागत पर जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा उत्पादन लागत पर जीडीपी। अब चलिए, अब थोड़ा सा ये जो जीडीपी है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसका हम लोग क्या करते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं। और इससे एक दो फैक्ट भी देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग, पहले फुल फॉर्म इसका हम लोग चेक कर लेते हैं या देख लेते हैं। जीडीपी, इसका होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ग्रास डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब अगला है, ऑप्शन में आया है जीएनपी, ऑप्शन ए जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जीएनपी। तो जीएनपी की बात करें तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रास यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। एक और टर्म आता है हम लोगों का ऑप्शन सी में जो है एनएनपी, एनएनपी नीचे जगह है अभी, हाँ मैं लिख देता हूं, एनएनपी, नेट, इसका हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे लिख देंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। वहीं पे नेट नेशनल प्रोडक्ट का एक फार्मूला भी है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहीं पे इक्वल टू करके, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये जो जीएनपी है, यहाँ पे जीएनपी, जीएनपी माइनस ह्रास, ह्रास मतलब क्या होता है, घाटा या लॉस कह लीजिए, कि जो भी हो इसको जीएनपी कहते हैं। एनएनपी का एक और फार्मूला होता है, मैं उसको और इसको चाहूंगा, एनएनपी को यहाँ से मैं इसको हटाना चाहूंगा। ओके, एनएनपी, एनएनपी का एक हम लोग देख लिए हैं जीएनपी माइनस ह्रास, लेकिन इसका एक और होता है, ठीक, इसको लिखेंगे जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय, जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली, होने वाली आय माइनस मूल्य ह्रास,
ये ह्रास पीछा नहीं छोड़ेगा, ये रहेगा ही रहेगा, तो मूल्य ह्रास। यहाँ पे देखिए जीडीपी और प्लस विदेशों से होने वाली आय क्या है, जीएनपी है, माइनस मूल्य ह्रास अपने जगह पे है। तो यहाँ से क्या हो गया, जीएनपी का भी एक प्रकार से हम लोगों को क्या पता चल गया, फार्मूला पता चल गया कि जीएनपी कैसे निकलता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा इसको जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। या ऑप्शन ए भी पूछ सकता है क्वेश्चन की आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, और ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। ध्यान रखेंगे हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर एक होता है, तो हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है कि द्रव्य का घनत्व का मापन किया जाता है। तो ये है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इससे क्या है आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर से। तो चलिए कुछ और भी हम लोग इम्पोर्टेंट मापन जो यंत्र है उसको लिख लेते हैं, यानी देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन में आया है पायरोमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या किया जाता है कि उष्णता के कारण वस्तुओं में प्रसार का मापन किया जाता है, यानी कि वस्तु प्रसार का मापन किसके कारण, ताप वृद्धि के कारण या ताप कमी के कारण, या कोष्टक में लिख लेंगे उष्णता के कारण होने वाला परिवर्तन की माप। ठीक, यहाँ पे इस चीज को भी नोट डाउन कर लेंगे। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापते हैं, तो लैक्टोमीटर भी ऑप्शन में आया था, लैक्टोमीटर। इसमें दूध की शुद्धता की माप की जाती है, इसके द्वारा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक ऑप्शन आया है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में बताया हूं कि द्रव घनत्व मापी होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे हाइड्रोमीटर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन में जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है हाइग्रोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि अंतर समझ में आए, हाइग्रोमीटर। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में हम लोग बैठते हैं और जल्दी में ऑप्शन पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हाइग्रोमीटर को सही करके चले आते हैं, और घर आने के बाद पता चलता है कि कुछ और सही होगा। वहाँ पे द्रव का घनत्व मापने के लिए यंत्र पूछ रहा है, वहाँ पे ऑप्शन होगा हाइड्रोमीटर, और हम लोग करके आए हैं हाइग्रोमीटर। तो इस चीज से बचना है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को लिख गया हूँ, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह द्रव 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 घनत्व मापी द्रव घनत्व मापी यंत्र। तो इसे द्रव का जो है घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 16 ही करेंगे। और भी क्वेश्चन थे, मैं सोचा हूँ करा दूं, लेकिन कुछ कारणों से इतने क्वेश्चन कर पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। और कैसा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है आरपीएफ के लिए और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग यूपी पुलिस और आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल 2024 का तैयारी साथ ही में कर रहे होंगे, यानी कि जो लोग यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे वो लोग ये भी भरे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों लोग ये क्वेश्चन ये तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन लगा, और क्वेश्चन का कलेक्शन है कमेंट में जरूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या कमी रहा क्या अच्छाई रहा, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। आप लोगों से यही उम्मीद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ इसी चैनल पर मैथ कराने के लिए यूपी पुलिस का और आरपीएफ के लिए, तो उसका भी कंटेंट तैयार है,
क्लास स्टार्ट किया जाएगा और भी लोगों को आप लोग जोड़िए ताकि अपने चैनल का ग्रोथ हो और अपना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।